Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, tribute paid to Sukapha on Okhom दिवस. कल जो है 2nd of December every year it is celebrated as Okhom दिवस. तो कल Okhom दिवस मनाया गया, तो उसके regarding news है. We will look into that. Second is government scraps windfall tax. Windfall tax क्या है, कब लगाया जाता है, and government ने हटाया है windfall tax on domestic crude oil and export of fuels. तो ये important topic है. This is important for GS3. ठीक है, आपका GS3 के लिए ये important concept है जो आपको आना होगा. थर्ड इज ऑक्सफोर्ड स्टडी लॉर्ड्स प्रगति सिस्टम. प्रगति इज काइंड ऑफ, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक अ पोर्टल जहाँ पर हम फास्ट ट्रैकिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स का. कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका फास्ट ट्रैकिंग से कितना स्पीड में काम चल रहा है वो सब हमें इस पोर्टल के द्वारा जो है वो पता चलेगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर GS2 गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. And last news for the day would be deals for 26 Rafale M jets and 3 Scorpion submarines जो है यहाँ पर साइन हम करेंगे, ऐसा नेवी के चीफ ने कहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम लोग रफेल जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर GS3. ठीक है, GS3 जो आपका सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी, एंड GS2 भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये चारों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन एनालाइजिंग वन बाय वन. ठीक है, तो कल 2nd ऑफ हमारा दिसंबर को हर साल ओखम दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन हम स्वर्गदेव चावलुंग सुकाफा जी को जो है याद करके, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रेटर आसाम या बॉर आसाम के जो आर्किटेक्ट है उनको हम रिमेंबर करके ओखम दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो December 2 जो है हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट एज ओखम दिवस और आसाम डे. ये दिन जो है एडवेंट किया था चावलुंग सुकाफा जी ने, जो है आसाम में वो आए थे और उन्होंने पूरा स्टेट का जो है हिस्ट्री को चेंज कर दिया बाय इंटीग्रेटिंग और मेकिंग इट एज बॉर आसाम. ठीक है, बॉर ओखम या फिर बॉर आसाम जो है वो बना के उन्होंने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दिया. एंड ही चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑल्सो. So, in honor of Chawlung Sukapha, the founder of the Ahom kingdom, which lasted for a period of nearly 600 years, very very long tenure, and उन्हीं के दिन को हम याद करके सुकाफा दिवस के रूप में भी मनाते हैं. तो he was the architect, he was the founder. 1228 AD में इन्होंने Ahom kingdom का जो है रचना करना शुरू कर दिया था, and founded the Ahom kingdom, crossing the Pangso Pass hills, and उसके बाद वो आते हैं आपके असम में, and he makes Soraideo as his capital, and then he rules over the he starts building the blocks of the Ahom dynasty, right? तो इसी उन्हीं को याद करके हम जो है ओखम दिवस मनाते हैं. फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम चावलुंग सुकाफा. द ऑनरिफिक चाव मीन्स लॉर्ड एंड लुंग मीन्स ग्रेट. चाव मीन्स लॉर्ड एंड लुंग मीन्स ग्रेट. ठीक है, तो ग्रेट लॉर्ड सुकाफा ही वाज, उनको हम याद करते हैं एज आर ग्रेट लॉर्ड ऑफ बॉर आसाम. ठीक है, एंड आसाम के भी है, एंड ही वाज द फर्स्ट किंग इन दी अहोम किंगडम. अहोम किंगडम के वो फर्स्ट किंग है. ठीक है, चाव मीन्स लॉर्ड एंड लुंग मीन्स ग्रेट. अ ताई प्रिंस, शान या ताई रेस के है, एंड ओरिजिनली फ्रॉम मोंग माओ. द किंगडम ही एस्टेब्लिश्ड इन 1228 एग्जिस्टेड फॉर नियरली 600 ईयर्स, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स के लिए, और उन्होंने पूरे आसाम को यूनिफाई करके रखा था. ठीक है, एंड वेरियस ट्राइबल या नॉन ट्राइबल एरियाज हर जगह उन्होंने एक यूनिटी बनाने के लिए अहोम किंगडम ने एक यूनिफिकेशन करके रखा था फॉर 600 लॉन्ग ईयर्स. यहाँ पर बीच में आपके अटैक्स हुए, दी वेरियस मुस्लिम इन्वेशंस हुए थे, एंड देन अगेन दी अटैक्स जो मुगल्स के द्वारा भी किए गए थे. तो वो सारे अटैक्स को दे डाइवर्टेड इट प्रिटी वेल, जो उनके टैक्टिक्स वगैरह जो यूज़ करके उन्होंने जो है बहुत सारे युद्ध लड़े, एंड हमने ऑलमोस्ट 600 ईयर्स तक यूनिफाई करके रखा. ठीक है, एंड ये क्रिएशन किया उन्होंने, बॉर ओखम का जो है उन्होंने क्रिएशन किया था. तो उन्हीं को हम रिमेंबर करते हुए हर साल 2nd ऑफ दिसंबर को सुकाफा दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर सुकाफा डे के रूप में मनाते हैं, ओखम दिवस. ठीक है, the period when Ahom ruled the valley of Brahmaputra and beyond has always been referred as a golden period of history of Assam history, as people were prosperous across the kingdom and managed to keep Mughals away from venturing into this
फर्टाइल है। तो जितने 600 साल होम्स ने जो रूल किया, तो ये इस पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आसाम हिस्ट्री, बिकॉज इस समय जो थे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत प्रॉस्पेरिटी था, एंड यहाँ पर क्या है, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली मुगल्स को भी अटैक करने से रोका। तो इसी समय को जो है पूरा ये 600 पीरियड को हम क्या कहते हैं, एज दी गोल्डन पीरियड ऑफ आसाम हिस्ट्री, ठीक है। और बहुत अच्छे से बुरंजी वगैरह में भी जो है इसको अच्छे से मेंशन किया गया। याद रखिएगा, सुकाफा जी ने जो है, चावलुंग सुकाफा ने जो है उन्होंने उनका जो कैपिटल बनाया था, उन्होंने चौराइदेव को जो है कैपिटल बनाया उन्होंने, ठीक है। चौराइदेव को उन्होंने उनका फर्स्ट कैपिटल जो है वो बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टडी लॉर्ड्स प्रगति सिस्टम फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपको पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती है, एंड इतने ढेरों सारे प्रोजेक्ट्स, ढेरों सारे स्कीम्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हमें पता करना होता है कि क्या कितना कहाँ तक काम पहुँचा है। तो ये सबको फास्ट ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम में सबके पास एक्सेसिबल रहे इन्फॉर्मेशन, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने प्रगति जो है एक सिस्टम को डेवलप किया। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये प्रगति का फुल फॉर्म है, ठीक है। वह क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो प्रगति है ये क्या करता है? क्लोज मॉनिटर करता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होना है। लेट्स से एक रेलवे स्टेशन बनाना है, तो उसका जो सारा डिटेल्स है वो आपको प्रगति का जो पोर्टल है, जो ऐप है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और हमें पता चलेगा कि कितना फास्टली जो है, या फास्ट या स्लो, रुका हुआ है क्या काम, जो है सारा रियल टाइम में हम क्लोज मॉनिटर कर सकते हैं अबाउट इन दिस प्रगति सिस्टम, ठीक है। An Oxford study university said business school has lauded Prime Minister Narendra Modi's Pragati infrastructure monitoring system for accelerating 340 projects worth 205 billion across the country and bringing about economic transformation. यहाँ पर 360 जो प्रोजेक्ट्स है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है हर दिन, एंड यहाँ पर क्या है कि पूरा एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लेकर आता है। तो ये सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट भी है। द प्लेटफॉर्म सिम्बलाइजेज इंडियाज कमिटमेंट टू ओवरकमिंग ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड फॉस्टरिंग ए टीम इंडिया माइंडसेट एंड कल्चरल अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, सेज द रिपोर्ट। मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रोजेक्ट है आपको पता होगा बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक जो है लैक्यूना बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वो रेड टेपिज्म जिसकी हम बात करते हैं, जो लाल फीतावादी जो हम कहते हैं कि रेड टेपिज्म, मतलब बाबू जो है बाबू आपके जो मतलब कलेक्टर जो बाबूज होते हैं उनका जो काम है काफ़ी धीरे धीरे होता है। तो क्योंकि वो पेपर पास करने के लिए वो जो पेपर मूविंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, एंड दीज बाबूज आर वेरी वेरी स्लो, काइंड ऑफ दे वर स्लो इन नेचर। तो उसको जो ब्यूरोक्रेटिक जो इनर्शिया है उसको स्टॉप करने के लिए प्रगति का जो सिस्टम है वो लाया गया है। और इसमें क्या है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एनर्शिया है इसको रोकने के लिए और एक टीम इंडिया एटीट्यूड, एक माइंडसेट जो है वो लेकर आने के लिए ये प्रगति सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Pragati has brought together diverse stakeholders from central and state government onto a single platform in a collaborative approach. इसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैं, और इसी सिस्टम में सारे कोई स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी चैलेंजेस है उन सबको ये चैलेंज भी करता है, ठीक है। और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, लेट्स से एक ही है, जिस एक ही मिनिस्ट्री में एक ही जगह पे काम करना है। लेट्स से कि अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवे स्टेशन ओनली, तो रेलवे स्टेशन हमें बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ जाएगा वहाँ पे मिनिस्ट्री, अगर वो रूरल एरिया में तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा, अगर वहाँ पे पानी का कनेक्शन लगाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ जाएगा। तो बहुत सारे जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाने के लिए प्रगति सिस्टम प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशल रोल, ठीक है। द रिपोर्ट्स एड्स दैट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रगति इज एविडेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंस एंड पॉलिसीज, फॉर एवरी रुपी स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया सीज अ गेन ऑफ 2.5 to rupees 3.5 in GDP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एकदम आप लोग सीधा सीधा कोट कर सकते हैं, एकदम सीधा सीधा आप कोट कर सकते हैं कि 1 रुपये गेन अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर हम
1 रुपये भी अगर हम लोग डालते हैं ना कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा वो 2.5 रुपये से 3.5 रुपये का वो हमारा इम्पैक्ट करता है इन दी जीडीपी। अगर आज हम लोग 1 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करते हैं तो कल हमें 2.5 रुपये का फायदा होगा, तो जीडीपी हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये प्रगति पोर्टल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना टाइमली हो सके, जितना फास्ट मूविंग तरीके से कर सके, उतना ही हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा। तो दैट बिकम्स अ वेरी ग्रेट इंडिकेटर। ठीक है, by fast tracking the projects that provides services like roads, railways, water, electricity, Pragati has improved the quality of life for millions in India। तो यहाँ पर क्या है कि फास्ट ट्रैकिंग होता है प्रोजेक्ट्स का, हम देखते हैं कि टाइमली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर बाकी जितना जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, जैसे रास्ते बनाना हो, रेलवे लाइन हो, वाटर का फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो, तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड सस्टेनेबिलिटी to its core operation, facilitated faster environmental clearances and prompted use of green technology। ये जो सिस्टम है अपने आप में इतना ज़्यादा इंक्लूसिव है, इतना ज़्यादा इंक्लूसिव है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच सिस्टम जिसमें हमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें टाइम टू टाइम पता चले कि येस द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग fine and they should work like this only। ठीक है, the holistic approach ensures that India's development is both inclusive and sustainable, the report says। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, हम उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो होलिस्टिक होना चाहिए और साथ ही इंक्लूसिव भी होना चाहिए। लेट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये इंक्लूसिविटी का यही मोटो है, नारा जो है ये क्या है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड या नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, फास्टर वर्किंग के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ये प्रगति सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो प्रगति का एक बार फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। Proactive governance and timely implementation of project is प्रगति। ठीक है, तो ये बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार और नाम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एज द नेम सजेस्ट इज एम एट स्टार्टिंग अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप प्रोएक्टिव करें, गवर्नेंस जो है ना प्रोएक्टिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप चोट लग गया उसके बाद मरहम पट्टी करें। नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स हमें क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहले अगर कोई प्रॉब्लम आने से पहले हमें पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए और टाइमली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इट इज़ अ रोबस्ट सिस्टम फॉर ब्रिंगिंग ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी विथ रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमंग दी की स्टेक होल्डर्स। तो यह क्या है, ई ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ई अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एंड हमारा जो है फास्टर वर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, वो जो टेंडर लेते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स आपके एसी सिस्टम में एक साथ आ जाते हैं। द प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 25, 2015। ये क्या है, 3 टियर सिस्टम है इसमें। सबसे ऊपर आते हैं आपके पीएमओ, फिर उसके बाद आते हैं आपके गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, और फिर चीफ सेक्रेटरीज ऑफ दी स्टेट्स। तो ये जो है 3 टियर सिस्टम है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी गवर्नमेंट का जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना वो बहुत फास्टर तरीके से हो। ठीक है, तो ये 3 टियर सिस्टम बनाया है ताकि हमारे लिए ही और ज़्यादा आसानी रहे और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन करते हुए रहे। The government will hold a monthly program where he will interact with Government of India secretaries and chief secretaries through video conferencing enabled by data and geoinformatics visuals। तो हर साल जो है एक मंथ में एक बार जो है PM जो है एक मीटिंग रखेंगे विथ यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट के जो सरकारी जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच में मीटिंग होगा, एंड दे विल डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और यहाँ पर क्या होगा, रियल टाइम जो डेटा है एंड विजुअल्स है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। द प्रोग्राम विल बी हेल्ड एवरी मंथ, जो 4th वेडनेसडे होगा ना वहाँ पर प्रगति डे के रूप में मनाया जाएगा। हर महीने का जो 4th वेडनेसडे होगा उस दिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होगा, और उसी दिन को प्रगति डे या फिर प्रगति दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हर महीने फॉर अकाउंटेबिलिटी PM विल इंटरेक्ट विद द चीफ सेक्रेटरीज एंड ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबके साथ जो है वो ही विल इंटरेक्ट, एंड 3:30 बजे जो है शाम के हर वेडनेसडे को ये होगा।
ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पार्ट 2, ठीक है। जीएस पार्ट 2 के लिए भी जो गवर्नेंस का पोर्शन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए भी आप इसको ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आपके पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम विंडफॉल टैक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 30 महीने पहले ये विंडफॉल टैक्स जो है ये लगाया था। जो भी कोई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड अगर कोई क्रूड ऑयल है या एक्सपोर्ट हम करते हैं, अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF जो जेट फ्यूल भी हम जिसको कहते हैं, अगर हम उस पर मतलब अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम पे जो है विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी टेबल्ड अ नोटिफिकेशन इन राज्यसभा स्क्रैपिंग द लीवाई ऑन क्रूड ऑयल produced by firms like state-owned ONGC and exports of fuel done by companies like Reliance Industries। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, विंडफॉल टैक्स जो है, अगर आपको सडनली कोई एक मतलब जैसे लेट्स से सडनली आपको कोई इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप कुछ बेचने जा रहे हैं और आपको सडनली मे बी यू शुड हैव गॉटन 100 रुपीज़ पहले, लेकिन बाद में क्या होता है कि 100 रुपीज़ की जगह आपको 200 रुपये मिल रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग कोई प्री मेडिटेटेड है, प्री प्लान्ड है, लेकिन आपको ज़्यादा आपको मिल गया है ड्यू टू द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये की जगह आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो जो 200 रुपये का जो प्रॉफिट है उसमें जो 100 रुपये जो रिमेनिंग है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, उसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स की वजह से क्या है, जो एडिशनली जो भी बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की गई है, जो भी कंपनीज है लाइक ONGC और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज है, तो वो क्या है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज दोनों कंपनीज पे जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है एंड जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, जो ATF है जिसको हम जेट फ्यूल कहते हैं, उस पर अगर विंडफॉल अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स लगाती थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो है वो दोनों टैक्सेस को हटा दिया गया है। दैट इज द एंटायर न्यूज़, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जो जून 30, 2022 को जो विंडफॉल टैक्स आया था वो क्या करता था, एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाता था रिफाइंड फ्यूल प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल डीजल पे एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे भी। तो लेकिन ये जो आपका टैक्स है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अलॉन्ग साइड दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट हैव बीन विड्रॉन। तो पहले क्या करते थे कि सेस भी लगाया करते थे ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जो आपके रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो लगाया करते थे, लेकिन उसको भी हटा दिया गया। तो इंडिया फर्स्ट इम्पोज्ड विंडफॉल टैक्सेस ऑन जुलाई 1, 2022, जॉइनिंग नेशन विद टैक्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ एनर्जी कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनर्जी कंपनीज पे विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जाता था। जुलाई 1, 2022 को ये जो टैक्सेशन का ये जो पूरा जो आपका चलता था कि टैक्स लगाने का, वो 2022 से शुरू हो गया था, ठीक है। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल एक ऐसा टाइप का टैक्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनएक्सपेक्टेड अगर कोई ड्रामेटिक गेन होता है कंपनीज का, ठीक है, कोई लार्ज प्रॉफिट हो रहा है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अभी देखिए, अगर फ्यूल का दाम बढ़ता है, फ्यूल का दाम तो अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ा सकती या फिर ONGC नहीं बढ़ा सकता ना, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल मार्केट, इट इज वेरी वॉलेटाइल, वी नेवर नो कि कब प्राइस इंक्रीज होगा, कब प्राइस डिक्रीज होगा, वी हैव नो आइडिया। सो यहाँ पर अगर कोई ड्रामेटिकली अगर कोई ज़्यादा बड़ा आपको गेन हो जाए तो उस गेन पे सरकार आप पे प्रॉफिट मतलब आप पे टैक्स जो है लगाती है। ज़्यादातर ये जैसे कुछ बड़े इंडस्ट्रीज है जैसे ऑयल, गैस, माइनिंग, इन कंपनीज को ज़्यादातर विंडफॉल टैक्स जो है लगाना पड़ता है। इसीलिए इसमें भी आप देखेंगे कि ONGC पे और रिलायंस इंडस्ट्री पे लगाए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद पेट्रोकेमिकल्स एंड क्रूड ऑयल, ये जो ऑयल वाला जो इंडस्ट्री है उस पर लगाया गया है, ठीक है। द पर्पस ऑफ टू कैप्चर अ पोर्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दैट कंपनीज मेक एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिक गुड। बेसिकली टैक्स हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम पब्लिक गुड पे वो यूज़ करें। लेकिन ये विंडफॉल टैक्स जो है वही सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है उस पर आप एक टैक्स जो है वो सरकार को लगाए, पर अब वो टैक्स भी हटा दिया गया है। It is a strategic measure to promote transparency and fairness and responsible economic practices in the energy industry। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डोमिनेटेड है ना, एनर्जी इंडस्ट्री इज वेरी मच डोमिनेटेड, तो फेयर प्रैक्टिस होने के लिए एनर्जी इंडस्ट्री पे इस टाइप का विंडफॉल टैक्स लगाया जाता था। बट नाउ नो मोर विंडफॉल टैक्स ऑन दी कंपनीज, ठीक है। तो ये आपको विंडफॉल टैक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा।
एक बार रिवाइज करेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3। GS3 का जो पोर्शन है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। विंडफॉल टैक्स बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आपको GST कैसा टाइप का टैक्स है, वैट किस टाइप का टैक्स था, सैन वैट क्या है, ठीक है, फिर पिगुवेन टैक्स क्या है, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। विंडफॉल टैक्स क्या है, तो बहुत सारा टैक्सेस है। GS3 को अच्छे से प्रिपेयर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ GS3, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूज देखते हैं। डील फॉर 26 रफाल एमजेट्स 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स टू बी साइन, नेवी चीफ, ठीक है, नेवी चीफ ने कहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नेवी चीफ जो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा कंट्री का सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से जो INS अरिघात से, हमने डिस्कस किया था ना अबाउट K4 मिसाइल्स, तो INS अरिघात से जो है हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इट वॉज K4 वॉज अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च करने वाला बॉलिस्टिक मिसाइल था। फ्यू डेज, थोड़े दिनों पहले ही जो है उसको इसको क्या किया गया था, इट वॉज अनाउंस, ठीक है। इन अनदर इंपॉर्टेंट रिमार्क, इंडिया स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम, यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है, और हमने क्या किया, उसको इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया है, और इंडिजिनियसली अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करें तो ये कब तक तैयार हो जाएगा, 2036 2037 तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अगले 10-12 साल में हमारे पास खुद का इंडिविजुअली डिजाइंड, इंडिविजुअली मैन्युफैक्चर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो हमारे पास रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सबमरीन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो है ना $2 मल्टी-बिलियन का जो डील है ना वो फ्रांस के साथ चल रहा है, जिसमें हम 26 रफाल एम जो फाइटर जेट्स है वो लेंगे, और साथ ही 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के कन्वेंशनल सबमरीन्स। नाउ दिस इज द वर्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स, दीज आर डीजल पावर्ड सबमरीन्स। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है दीज आर नॉट कन्वेंशनल, ये क्योंकि न्यूक्लियर पावर से बनता है, लेकिन जो कन्वेंशनल जो सबमरीन्स है जो डीजल पावर से चलता है, उस टाइप के सबमरीन्स को हम खरीदेंगे। स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स होंगे, बहुत टाइप के क्लासेस होते हैं, कावेरी होते हैं, सिंधु घुश क्लास, सिंधु कुमार जो है क्लास, बहुत टाइप के आपके क्लासेस होते हैं, राइट। तो उसमें स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स जो है वो हम ज़्यादातर फ्रांस से प्रोक्योर करते हैं, तो हम उनसे खरीदेंगे, और इसमें बहुत सारे और भी हम जो है चीज़ें खरीदेंगे। तो बहुत बड़ा $1 बिलियन का हमारा डील होगा विद फ्रांस। तो यहाँ पर नेवी जो है, नेवी डे जो है कल हम सेलिब्रेट करेंगे December 4, तो उनसे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर एडमिरल ने कहा है, ठीक है। तो आज हम लोग रफाल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रफाल क्या है, एक फ्रेंच जो है वो ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का जो है, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और वो क्या है, डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, ठीक है, डसॉल्ट एविएशन ने इसको बनाया है, और ये फ्रांस से हम खरीदेंगे रफाल को, ठीक है। और फ्रेंच यहाँ पर क्या है, फ्रेंच नेवी भी यूज़ करती है रफाल को, और फ्रेंच एयरफोर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडिया ने यहाँ पर क्या है 59,000 करोड़ का जो है डील किया था, एंड हम जो है फ्रांस से 36 रफाल जेट्स जो है वो खरीदना चाहते थे, लेकिन और साथ ही हम क्या खरीदने वाले थे, 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने जाते थे, लेकिन 2016 में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है हमने रफाल जो है वो खरीदने में हमें थोड़ा समय लग गया था। जो हमारा मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट था वो क्या था, वो हो नहीं पाया, लेकिन हमने रफाल का जो डील है इसको हमने कर दिया था, एंड इंडिया हैज़ बॉट रफाल फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। तो हमारे पास रफाल है। रफाल क्या है, ये ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर जेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ट्विन इंजन है, 2 इंजन से बना हुआ है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डसॉल्ट एविएशन जो है इन्होंने इसको बनाया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट GS3 के लिए। एंड हमने जो बहुत डिटेल में अब डिस्कस किया था अबाउट दी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारा K4 क्लास था, तो इस सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास जब हम ऐसा टाइप का कोई न्यूज़ आएगा तब हम स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.